हर सामान सस्ता भी और 4 स्टेप क्वालिटी चेक भी। Amazon फ्रेश से ग्रोसरी लाओ, नहीं तो महंगा पड़ेगा। हाँ मम्मी, पहुंच गई। क्या चल रहा है? मैं पौधों को पानी डाल रहा था। बिजली का बिल भर दिया? लास्ट डेट 18th। लास्ट डेट 18 है मम्मी। और सिलेंडर? सो हेलो एवरीवन एंड गुड इवनिंग सभी को। उम्मीद करता हूँ मेरी वॉइस प्रॉपर आ रही होगी, एक बार कंफर्म कर देंगे। आज का जो हम लोग का टॉपिक रहने वाला है वो सिर्फ रॉक नहीं रहने वाला है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, सबसे पहले तुम रॉक्स के बारे में देखेंगे, देन कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस के बारे में देखेंगे, ये पढ़ेंगे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी क्या है, सी फ्लो स्प्रेडिंग थ्योरी क्या है, कोरल रीफ्स क्या होते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में देखने वाले हैं अलॉन्ग विद PYQs। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ सारी चीज़ें प्रॉपर हैं कि नहीं। ऑलराइट, सौरभ, सरोज, अजहर अंसारी, ऑलराइट, ठीक है, स्टार्ट करते हैं। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं रॉक्स। ऑलराइट, तो कल हम लोगों ने क्या पढ़ा था? कल हम लोगों ने ये पढ़ा था कि डिफरेंट टाइप्स की प्लेट बाउंड्री क्या होती हैं, और उस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लेट बाउंड्री में हमने 3 टाइप की प्लेट बाउंड्रीज पढ़ी थी। सबसे पहले प्लेट्स होती क्या हैं? प्लेट्स होती हैं लिथोस्फेरिक प्लेट्स। लिथोस्फेरिक प्लेट्स क्या होती हैं? लिथोस्फेयर क्या होता है? तो लिथोस्फेयर होता है क्रस्ट ले लो पूरा, और अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल ले लो। इस पार्ट को हम बोलते हैं क्या? लिथोस्फेयर, यानी पूरा क्रस्ट और अपर पार्ट ऑफ मैंटल। और ये जो है लिथोस्फेरिक प्लेट्स, ये इस एस्थेनोस्फेयर के ऊपर, जो कि सेमी सॉलिड या फिर सेमी मॉल्टन एक लेयर होती है, उसके ऊपर स्लाइड करती है। ये क्या है? लिथोस्फेरिक प्लेट, जिसमें पूरा क्रस्ट एंड अपर सॉलिड पार्ट ऑफ मैंटल आता है। ये प्लेट्स जो हैं, या तो एक दूसरे के पास में आ सकती हैं, या दोनों एक दूसरे से दूर जा सकती हैं, या फिर ट्रांसफॉर्म प्लेट बाउंड्री क्रिएट हो सकती है। अगर पास में आती हैं तो क्या होता है? पास में जब आती हैं तो ये जब मिलती हैं तो ये बोलती हैं कि भाई एक तो नीचे जाएगा और एक ऊपर रहेगा। अब नीचे कौन जाएगा? जो डेंसर होगा, जो भारी होगा, जिसकी डेंसिटी यानी कि जो इसका घनत्व ज़्यादा होगा। कॉमन में आप बताएंगे कि कॉन्टिनेंटल क्रस्ट यानी कि महासागरीय भूपर्पटी, और ओशियनिक क्रस्ट यानी महासागरीय, ये हो गई आपकी, इसको क्या बोलेंगे? ओशियन वाले को महासागरीय बोलेंगे, ठीक है। तो इन दोनों में, कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट में, कौन डेंसर होता है और कौन लाइटर होता है? तो हम लोगों ने डिफरेंसेस पढ़े थे। कॉन्टिनेंटल जो क्रस्ट है वो क्योंकि लाइटर रॉक से बना हुआ है, ग्रेनेटिक रॉक से बना हुआ है, तो वो थिक होता है, वो मोटा होता है, एंड क्योंकि मोटा होता है तो वो लाइट होगा। ओशियनिक क्रस्ट थिन होता है और डेंस होता है, डेंसर होता है। तो इस वजह से अगर दोनों का मान लो मिलन होता है कॉन्टिनेंटल और ओशियनिक क्रस्ट का, तो इट इज़ द ओशियनिक क्रस्ट विच विल सबसाइड, और यहाँ पे एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। यहाँ पे एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है, जैसे यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, और यहाँ पे क्रस्ट जो होता है वो डिस्ट्रॉय होता है। तभी इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं, जो कॉन्वर्जेंट होती है, जो कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, उसको हम डिस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री भी बोलते हैं। और जो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होती है, यानी कि जब प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हों, ठीक है, प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हों, तो क्या होता है? नीचे से जो मैग्मा भरा हुआ है वो बाहर निकलता है, यहाँ पे सॉलिडिफाई हो जाता है, एंड क्या बन जाता है? ये यहाँ पे नए क्रस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। और इसलिए इसको बोलते हैं क्या? डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमारी कंस्ट्रक्टिव प्लेट बाउंड्री होती है, बिकॉज यहाँ पे क्रस्ट जो है वो कंस्ट्रक्ट होता है। ट्रांसफॉर्म में नीदर द क्रस्ट इज क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड, ठीक। अब ये सारी चीज़ें मैं बता क्यों रहा हूँ आपको? क्योंकि जो आज का लेक्चर है वो यहीं से शुरू होता है कि जब हमारी 2 प्लेट्स मिलती हैं तो एक सबडक्शन जोन क्रिएट होता है। और ये चीज़ मैंने आपको कल ही बताई थी कि जब ये प्लेट सबसाइड करेगी तो क्रस्ट डिस्ट्रॉय कैसे होगा? बिकॉज ये किसके ऊपर स्लाइड कर रही है? एस्थेनोस्फेयर के ऊपर। एस्थेनोस्फेयर क्या है? एक तरह से अगर हम देखें तो मैग्मा या फिर लावा ही है। तो जब उसके कॉन्टैक्ट में आएंगी, धधक रहा है लावा, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, तो उसमें क्या होगा? ये जो क्रस्ट है वो पिघल जाएगा।
जो नीचे गया, जो सबडक्ट किया है वो पिघल जाएगा। पिघल जाएगा तो क्या होगा, फिर से एस्थिनो, ये हैं क्या, कुछ नहीं, रॉक ही हैं, ये चट्टान ही है, ये मिनरल्स हैं जो क्रस्ट में डिपॉजिट हैं, वो रॉक्स ही हैं। तो जब रॉक नीचे जाएगी तो पिघल जाएगी, जब पिघल जाएगी तो एक्स्ट्रा एस्थिनोस्फीयर, एक्स्ट्रा मैग्मा, एक्स्ट्रा लावा वहाँ पे बनेगा, कहीं से तो निकलेगा। ये क्रैक से निकलेगा, जो चमक रहा है ना, ये यहाँ से निकलेगा ये। और तभी मैंने आपको याद हो बताया था कि जहाँ पे इस तरह का प्लेट बाउंड्री होती है उससे कई किलोमीटर दूर हमें वोल्केनो देखने को मिलता है, वहीं पे देखने को नहीं मिलता है। ये हम लोगों ने कल बात पढ़ी थी। अब ये जो वोल्केनो है वो इस तरह से कुछ लावा फेंकता है, ठीक है, और ये जब यहाँ से लावा निकलता है तो ये वोल्केनिक माउंटेन टाइप बन जाता है। ये वोल्केनिक माउंटेन के बारे में हम जब माउंटेन्स टॉपिक पढ़ेंगे तब देखेंगे, अभी नहीं, ठीक है। इसको यहाँ पे इसको वेंट बोलते हैं, वोल्केनो का वेंट बोलते हैं। एक तरह से मुंह है ये वोल्केनो, जहाँ से ये निकल रहा है, क्या ये एक तरह से वोल्केनिक ऐश गैसेज ये निकल रही हैं। और मेन जो कंपोनेंट होता है वोल्केनो का वो होता है मैग्मा या फिर लावा। और मैंने कल भी बताया था मैग्मा और लावा में क्या डिफरेंस है। अगर वो अंदर है तो उसको मैग्मा बोलेंगे, एस्थिनोस्फीयर में जो भरा हुआ है, और अगर बाहर ये जो अभी गिर रहा है ये लावा हो गया, ठीक है। हैं दोनों सेम ही चीज़ ही है ना, जैसे गंगा दे रहे शक्तिमान है, तो ये है लावा। अब ये जो लावा निकला ना, अब ये क्या होगा, ये जम गया, क्योंकि बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे अब जम जाएगा, वो डिपेंड करता है। अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ लावा क्या होते हैं। कुछ तरह के वोल्केनो बहुत ही गाढ़ा यानी विस्कस लावा रिलीज करते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही विस्कस नहीं, बहुत ही लो विस्कोसिटी का लावा रिलीज करते हैं। तो वो डिफरेंट टाइप्स के हम पढ़ेंगे। और एसिडिक लावा क्या होता है, बेसिक लावा क्या होता है, जितना नीडेड है एग्जाम के लिए उतना पढ़ेंगे। तो ये जब यहाँ पे निकला तो ये सॉलिडिफाई हो जाएगा, जम जाएगा, बस बन गई इग्नियस रॉक, बन गई आग्नेय चट्टान। तो इग्नियस रॉक कैसे बनी फ्रॉम दी सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा, यानी कि सबसे प्राइमरी फॉर्म ऑफ रॉक है। सबसे पहले जो रॉक बनती है वो इग्नियस रॉक ही होती है। चाहे कोई भी रॉक ले लो तुम, रॉक के हम 3 टाइप पढ़ेंगे, रॉक्स के हम 3 टाइप पढ़ेंगे, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। सबसे पहले जो रॉक बनती है वो इग्नियस ही होती है, वो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा से या फिर लावा से। रॉक की स्टडी को क्या बोलते हैं और रॉक की एज को कैसे निकालेंगे, जरा कमेंट में जल्दी से बताइए। एज वाला तो मैंने कल भी आपको बताया था। स्टडी की अगर बात करें तो इसको पेट्रोलॉजी बोलते हैं, पेट्रोलॉजी। एंड एज की अगर बात करें तो रेडियो एक्टिव डेटिंग मेथड का यूज़ करते हैं, जैसे कि C14 आइसोटोप का यूज़ कर लेते हैं, कार्बन 14, जिसको कार्बन 14 डेटिंग बोलते हैं, ठीक है। रुबीडियम स्ट्रॉन्शियम डेटिंग, यूरेनियम लेड डेटिंग, ठीक है। ये हमने टाइप्स ऑफ डेटिंग पढ़े थे, बाकी और भी तरह की डेटिंग होती है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा या लावा से इग्नियस रॉक बन गई। लेकिन क्या ऐसा तो है नहीं कि भाई जो अंदर एस्टेनोस्फीयर भरा हुआ है बस ये यहाँ पे पाइप लगा हुआ है और पाइप से बस ऐसे निकल आता है, ठीक है, ठीक है। मेन कंपोनेंट जो है वो यहाँ से निकल रहा है वेंट से, ठीक है। लेकिन जहाँ पे लावा भरा हुआ है, जहाँ पे मैग्मा भरा हुआ है, अंदर तो मैग्मा है ना, तो यहाँ पे भरा हुआ है। अब ऐसा तो नहीं कि पाइप लगा है सीधे बस यहाँ से निकला है, ख़त्म खेल। बीच में क्रैक्स होंगे, फ्रैक्चर्स होंगे यहाँ पे, तो वहाँ पे जब ये निकलेगा लावा तो यहाँ पे भी तो जम जाएगा और यहाँ पे डिफरेंट तरह के लैंडफॉर्म्स क्रिएट कर देगा। जैसे कि अगर हॉरिजॉन्टल लैंडफॉर्म है, एकदम हॉरिजॉन्टल लेटा हुआ, इसको बोलते हैं सिल। एकदम खड़ा हुआ है इस तरह से तो इसको बोलते हैं डाइक। ये DIK नहीं होता है, DYKE होगा, ठीक है, DYKE, ठीक है। तो इसको क्या बोलेंगे, डाइक बोलेंगे, ऑलराइट। लेटा हुआ है तो सिल, खड़ा हुआ है तो डाइक, ध्यान रखना। वर्टिकल एक तरह से वॉल। याद कैसे रखेंगे इसको, याद ऐसे रखेंगे जैसे मैंने तो ऐसे याद कर रखा है इसको कि जैसे हमारे गांव में इस तरह की एक सिल होती है। सिल मतलब जिसमें नहीं चटनियाँ वगैरह पीसी जाती है, पता नहीं तुम्हारे यहाँ क्या बोलते हैं, मेरे यहाँ तो सिल जैसे चटनी वगैरह बनाई गई या फिर कुछ भी पीसने वाला काम इस तरह से, उसमें क्या उसको बोलते हैं, लोढ़ा बोलते हैं ना, हाँ इस तरह से होता है, ठीक है, जिससे मतलब वो किया जाता है, मतलब कि मिक्स किया जाता है, तो उसको सिल बोलते हैं। सिल देखो लेटी हुई है, तो इस तरह से याद कर सकते हैं। बाकी जो भी आपको सही लगे, ठीक लगे, देख सकते हैं। ये मतलब वर्टिकल है, वर्टिकल वॉल टाइप है, तो इसको डाइक बोलेंगे। जहाँ पे ये मैग्मा जम गया, सॉलिडिफाई हो गया, ठीक है। और ये जहाँ जो मैग्मा का सोर्स है ना, जो मैग्मा का सोर्स है, अगर वो वहीं पे जम जाए तो जो रॉक का स्ट्रक्चर बनेगा, डोम साइज स्ट्रक्चर जो बन रहा है, इट इज़ कॉल्ड एज बैथोलिथ। लिथ का मतलब होता है स्टोन। याद करो स्टोन जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, स्टोन एज, याद आ रहा है आपको, स्टोन एज। तो वहाँ पे पीलियोलिथिक, न्यूलिथिक, मीजोलिथिक पढ़ा। तो लिथ का मतलब क्या होता है, स्टोन होता है।
ठीक है, तो बैथोलिथ मतलब डोम लाइक स्ट्रक्चर जो अंदर ही अंदर बन जाए, ठीक है, सिल्ट पढ़ लिया डाइक। और अगर बैथोलिथ का छोटा भाई है, बैथोलिथ का बच्चा है, एक तरह से समझ, बैथोलिथ तो जहाँ पे मैग्मा भरा था वहीं पे जम गया। यहाँ पे क्या है, निकला है, कुछ दूर तक निकला है डाइक के थ्रू, एक मतलब कि बैथोलिथ से कनेक्टेड है थ्रू अ कंड्यूट पाइप, पाइप के थ्रू कनेक्टेड है ऐसे समझ लो। वहाँ पे जब ये आया ना तो वहाँ पे जम गया, सेम जैसे बैथोलिथ का स्ट्रक्चर है वैसे, लेकिन छोटा है, तो उसको लेकोलिथ बोलते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कभी ज़्यादातर ऐसे मैंने देखे तो नहीं, लेकिन अगर पूछ ले तो बिना ज़्यादा लोड लिए हुए जितना अभी याद कर सकते हैं कर लीजिए, ज़्यादा लोड लेने की इसमें आवश्यकता नहीं कि डाई किए वो, ठीक है, थोड़ा बहुत जितना मतलब समझ में आ गया तो ठीक है। ठीक है, बस ये ध्यान रखना कि जो अंदर ही अंदर रॉक बन जाती है उनको हम इंट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं, आग्नेय चट्टान। अभी मैं हिंदी में सभी सारे टर्म बता दूंगा, पहले बस समझते रहो। ठीक है, और जो बाहर आके निकलती है, जैसे बाहर ही आ गया, ठीक है, बाहर आ गया, अब जो यहाँ पे रॉक बनेगी उसको बोलेंगे एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक। जो अंदर ही अंदर बनती है उसको इंट्रूसिव भी बोलते हैं या फिर प्लूटोनिक भी बोल देते हैं, प्लूटोनिक रॉक। क्लियर? अब यहाँ पे इसके एग्जाम्पल्स देख लेते हैं, किसके? इग्नियस रॉक के। तो इग्नियस रॉक के एग्जाम्पल है गबरू, ग्रेनाइट, बसाल्ट एंड प्यूमाइस। ठीक है, बसाल्ट एंड प्यूमाइस, ये तीनों ध्यान रखना, ये एक्सट्रूसिव है, सॉरी इंट्रूसिव है, इंट्रूसिव, और जो बसाल्ट है ये एक्सट्रूसिव है। कमेंट में आप बताएंगे कि बसाल्ट के बारे में कल के लेक्चर में मैंने आपको क्या बताया था, कुछ देखा था हम लोगों ने, याद करिए आप। ठीक है, ये चीज़ क्लियर हो गई। तो बसाल्ट जो है बाहर आके बन रही है, और ये हमने देखा था कि जो ओशनिक क्रस्ट है हमारी, महासागरीय भूपर्पटी, वो बसाल्टिक रॉक से बनी हुई है। ग्रेनेटिक रॉक से बना हुआ है हमारा क्या? कॉन्टिनेंटल क्रस्ट, महासागरीय भूपर्पटी बोलेंगे, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट बना हुआ है इससे। ये चीज़ हमने देखी, तो ये लाइटर फॉर्म ऑफ रॉक होती है और बसाल्ट जो है थोड़ा सा डेंस फॉर्म ऑफ रॉक होती है, तभी ओशनिक क्रस्ट जो हमारी वो डेंस होती है। ऑलराइट, हम आगे पढ़ेंगे कि इग्नियस रॉक और जो हमारी एक सेडिमेंट्री रॉक है, इनका जो मेन कॉम्पोनेंट होता है वो क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार होता है। क्वार्ट्ज एंड फेल्डस्पार मिनरल्स होते हैं जो कि हमें ज़्यादातर इग्नियस रॉक और सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलेंगे, अवसादी चट्टानों में, आग्नेय चट्टान और अवसादी चट्टान। याद कैसे रखेंगे? तो बस 4-5 बार ऐसे बोलो, गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमाइस, गबरू ग्रेनाइट बसाल्ट प्यूमाइस, वो याद हो जाएगा आपको अपने आप। ठीक है, क्लियर हो गया। अब आते हैं मेटामॉर्फिक रॉक्स पे, जिनको रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टानों के नाम से जानते हैं, रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान। अब मेटामॉर्फिक रॉक की, रॉक आप समझ गए ना रॉक क्या है? तो रॉक एक तरह से जो मिनरल हमारी क्रस्ट में फॉर्म्ड है, क्रस्ट में। अच्छा, क्रस्ट से जरा ये बताइए, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा हमें कौन सा एक तरह से एलिमेंट देखने को मिलता है? सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट और सबसे ज़्यादा कौन सा मेटल अबंडेंस में हमें देखने को मिलता है? तो मेटामॉर्फिक रॉक कैसे बनती हैं? तो लावा निकला, अंदर से लावा निकला, सॉलिडिफाई हो गया, इग्नियस तो बन गया, क्लियर हो गया। अब ये जो इग्नियस है, इसमें इग्नियस में, इस इग्नियस में अगर छोड़ो इसको अभी, ठीक है, इसको छोड़ो अभी, अब सेडिमेंट्री रॉक पे आओ पहले। इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है, इसको बोलते हैं अवसादी चट्टान, ठीक है, अवसादी चट्टान। अभी जो हमारी प्राइमरी रॉक बनी थी, प्राइमरी रॉक मतलब इग्नियस रॉक, आग्नेय चट्टान, अब वो जो चट्टान बनी उसमें हवा, पानी, ग्लेशियर, सब कोई क्या करेगा, इसको तोड़ने की पूरी कोशिश करेगा। जैसे कि वाटर आया, ठीक है, रिवर जा रही हुई, रिवर इसको तोड़ेगी चट्टान को, इसके सेडिमेंट, इस तरह से सेडिमेंट जो है, सेडिमेंट टूटेंगे, कहीं जाके सेडिमेंट मिल जाएंगे, कहीं सेडिमेंट जाके क्या हो जाएंगे? मिल जाएंगे। जो मिल जाएंगे ना, ये कॉम्पैक्ट हो जाएंगे ना, जो आपस में जुड़ जाएंगे ना, इसको कॉम्पैक्शन बोलते हैं, या फिर इसी को हम बोलते हैं लिथीफैक्शन। एग्जाम में जो आपका टर्म पूछेगा वो लिथीफैक्शन होगा, और ये पूछा भी अभी रिसेंट एग्जाम में कि लिथीफैक्शन जो टर्म है ये किस टाइप ऑफ रॉक से एसोसिएटेड है? तो सेडिमेंट्री टाइप ऑफ रॉक से एसोसिएटेड है ये। अब मुझे ये बताइए कि इसमें क्या हमें फॉसिल्स यानी जीवाश्म देखने को मिल जाएंगे? बिल्कुल, क्योंकि बीच में ऐसे छुप जाएंगे यहीं पे कहीं पे। तो फॉसिल्स सिर्फ इसी टाइप ऑफ रॉक में हमें देखने को मिलते हैं। फॉसिल्स का मतलब होता है हिंदी में जीवाश्म, और जीवाश्म के अध्ययन को क्या बोलते हैं? स्टडी ऑफ फॉसिल्स को। ये कमेंट में बताएंगे, क्लियर। और ये जो है लेयर्स के फॉर्म में, ये पहली लेयर, दूसरी लेयर, तीसरी लेयर, इस तरह से लेयर्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करेगी ये, ठीक है। यानी कि लेयर्स को हम बोलते हैं स्ट्रेटा, ऐसे सेडिमेंट्री और ऐसे स्ट्रेटा, स्ट्रेटा के फॉर्म में एग्जिस्ट करेंगे। एंड स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पिलियोंटोलॉजी, पिलियोंटोलॉजी, ठीक है, क्लियर। सेडिमेंट्री रॉक, लिथीफैक्शन, चीज़ क्लियर होगी आपको।
अब ये जो सेडिमेंट्री रॉक है ना, 3 तरह में पाई जाती है. इट इज फॉर्म्ड 3 टाइप्स ऑफ सेडिमेंट्री रॉक्स. सेडिमेंट्री रॉक्स, वो 3 टाइप्स क्या हैं? 3 टाइप्स हैं. पहला केमिकली फॉर्म्ड, केमिकली फॉर्म्ड, ठीक. दूसरा मैकेनिकली फॉर्म्ड, मैकेनिकली फॉर्म्ड. और तीसरा ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड, ऑर्गेनिकली फॉर्म. तो कभी पूछ ले कि 3 टाइप्स केमिकली, मैकेनिकली, ऑर्गेनिकली किस तरह की रॉक में देखने को मिलते हैं, तो सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलते हैं. केमिकली में अगर मैं बात करूं तो जैसे इसके एग्जांपल हो जाते हैं लाइमस्टोन, ठीक है, लाइमस्टोन एंड हेलाइट, ठीक है. मैकेनिकली फॉर्म्ड अगर बात करें तो इसमें सैंडस्टोन, लाइमस्टोन भी होगा, ठीक है, इसमें सैंडस्टोन भी होगा, ठीक है. इसमें एक तरह की रॉक होती है, इसको शेल बोलते हैं. ऑर्गेनिकली फॉर्म में अगर बात करें तो कोल हो जाएगा इसमें, ठीक है. लाइमस्टोन इसमें भी आपको देखने को मिलेगा नहीं. लाइमस्टोन केमिकली भी फॉर्म होता है, मैकेनिकली भी और ऑर्गेनिकली भी. लाइमस्टोन, चॉक हो गया, ये सारे हमारे ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड रॉक्स होती हैं. इज दैट क्लियर? तो पहले तो तुम ये याद रखो कि जिसके नाम के एंड में तुम्हें स्टोन देखने को मिल जाए, स्टोन, 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 ठीक है. स्टोन मतलब वो तो खैर एक ही है लाइमस्टोन तो, लेकिन जैसे लाइमस्टोन, सैंडस्टोन, स्टोन, तो वो आपकी ऐसे स्टोन, ऐसे सेडिमेंट्री होगी, ठीक है. शेल हो गया, कोल हो गया, चॉक, हेलाइट, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है. क्लियर है? तो ये हमारी सेडिमेंट्री रॉक है. और एक जैसे यहाँ पे मैंने प्यूमाइस बताई थी, तो एक चीज़ ध्यान रखना प्यूमाइस के रिगार्डिंग, ये बहुत ही सॉफ्ट रॉक होती है, मतलब कि बहुत ही लाइट होती है, नॉट सॉफ्ट, लाइट, क्योंकि ये पोरस होती है. पोरस जैसे कि आप ये समझ सकते हो, जैसे कि इतना मतलब लाइट होता है कि वाटर में फ्लोट तक कर जाता है, ठीक है. जैसे कि आपको याद हो राम सेतु जो बनाया गया था, वैसे राम सेतु तो मैं माना जाता है कि कोरल्स का यूज़ किया गया था. तो ये थोड़े पोरस टाइप ऑफ रॉक होती है, ठीक है. क्लियर? और एक चीज़ ध्यान रखना कि जो रॉक्स होती है ना हमारी रॉक्स, ये बहुत टफ भी हो सकती हैं, बहुत हार्ड भी हो सकती हैं और बहुत सॉफ्ट भी हो सकती हैं. जैसे सॉफ्ट का अगर मैं एग्जांपल दूं आपको, जो सबसे सॉफ्टेस्ट रॉक है वो टाल्क होती है, ठीक है, जिसको कि हम पाउडर बनाने के लिए यूज़ करते हैं, पाउडर बनाने के लिए. एंड सबसे हार्ड अगर मैं बात करूँ तो डायमंड, ठीक है, विच इज़ द हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस नोन. तो डायमंड भी एक रॉक है, टाल्क भी एक रॉक है. और ये मैंने एक्सट्रीम एंड्स आपको बताया, टाल्क सबसे सॉफ्टेस्ट है और हार्डेस्ट है आपका डायमंड, ठीक है. अब आते हैं दूसरी टाइप, मतलब तीसरी हम बोल सकते हैं, दूसरी तीसरी जो भी बोलना है, मेटामॉर्फिक. पहले हमने क्या पढ़ा, मैं फिर से रिवाइज करवाता हूँ आपको, कि अगर अंदर से जो मैग्मा निकलता है, ये मैग्मा निकल रहा है, बाहर आया लावा, अब ये जम जाएगा, बन गई इग्नियस रॉक, प्राइमरी रॉक, क्योंकि सबसे पहले रॉक यही बनी, इसलिए इसको प्राइमरी रॉक बोलते हैं. आग्नेय चट्टान 2 तरह की होती है, अंदर ही अंदर बन गई तो इंट्रूसिव, बाहर बनी तो एक्सट्रूसिव. अंदर वाली को प्लूटोनिक बोलते हैं. अब अंदर ऐसा पाइप तो लगा नहीं कि खड़ाक से निकल आया, लो भैया लो थोड़ा तुम भी ले लो, ऐसे तो नहीं. अंदर क्या क्रैक्स डेवलप हैं, फ्रैक्चर्स हैं. तो अगर हॉरिजॉन्टल है तो सिल, वर्टिकल है तो डाइक. अगर डोम लाइक स्ट्रक्चर अंदर ही अंदर, जहाँ पे मैग्मा जहाँ से निकल रहा है वहीं जम गया, मन ही नहीं निकलने का, नहीं निकलेंगे भाई, वहीं जमे रहेंगे हम. बैथोलिथ, डोम लाइक स्ट्रक्चर. लैकोलिथ क्या है? कनेक्टेड फ्रॉम अ कंड्यूट पाइप लाइक स्ट्रक्चर फ्रॉम द बैथोलिथ, सिमिलर टू बैथोलिथ बट स्मॉलर देन बैथोलिथ, लैकोलिथ, ठीक है. होते तो और भी फैकोलिथ और लैपोलिथ भी होता है, जैसे वो केले का शेप का होता है फैकोलिथ, लेकिन वो हमें इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं. अगर आएगा भी तो हम एलिमिनेशन से कर लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आया नहीं ज़्यादा, तो इसलिए मैं करवा नहीं रहा हूँ उतना, ठीक है. और आएगा भी तो कर लेंगे, सिल, डाइक, बैथोलिथ और लैकोलिथ को, ये इतना ही पढ़ के आप, ठीक है. फिर हमने पढ़ा क्या, सेडिमेंट्री रॉक, अवसादी चट्टान है. अवसाद यानी सेडिमेंट, अवसाद बन रहा. अवसाद का मतलब होता है कि कोई चीज़ बचा हुआ. तो जब इसमें इग्नियस रॉक में या फिर मेटामॉर्फिक रॉक में जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, उसमें अगर क्या काम करेगा, उसमें विंड, वाटर, ग्लेशियर, ये मतलब काम करेंगे, तो क्या होगा, इसका वेदरिंग होगा, ये रॉक टूट जाएगी. वेदरिंग वगैरह टर्म्स हम कल के लेक्चर में पढ़ेंगे. तो टूट जाएगी रॉक. ये जब टूट जाएगी तो थोड़ा दूर ट्रांसपोर्ट हो, हवा लेके जाएगी या फिर पानी लेके जाएगा, कोई तो लेके जाएगा. तो फिर वो आपस में कॉम्पैक्ट हो जाएंगी, जिसको लिथीफैक्शन बोलते हैं. बीच में फॉसिल एकदम चिपक जाएंगे, भाई जगह मिल गई, हमको भी जरा बिठा लो. फॉसिल्स क्या होते हैं, जैसे कि एक तरह से प्लांट्स एंड मिनरल, प्लांट्स हो गया, ठीक है, या फिर हमारे एनिमल्स हो गए छोटे छोटे, वो सब, उनको फॉसिल्स बोलते हैं. उसकी स्टडी को पैलेंटोलॉजी बोलते हैं. लेयर्स के फॉर्म एग्जिस्ट करती है, स्टेटा के फॉर्म में. 3 तरह की होती है, केमिकली और मैकेनिकली एंड ऑर्गेनिकली फॉर्म्ड. क्लियर? अब आते हैं मेटामॉर्फिक टाइप ऑफ रॉक पे. अब इग्नियस रॉक, ये है हमारी इग्नियस रॉक, और ये सेडिमेंट्री रॉक, दोनों के बारे में पढ़ चुके हैं, ठीक.
इसमें अगर हम क्या कर दें, बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें दोनों रॉक में, प्रेशर दोनों में से किसी में, दोनों में प्रेशर बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दें, या इसके वॉल्यूम में, आयतन में चेंज कर दें, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा दे दें इसको, ये रॉक इग्नियस या सेडिमेंट्री चेंज हो जाती हैं, इनका फॉर्म चेंज हो जाता है। और चेंज इन फॉर्म को बोलते हैं, यानी कि जो इनका रूप है वो बदल जाता है, तो इसीलिए तो नाम है रूपांतरित। चेंज इन फॉर्म को हम बोलते हैं मेटामॉर्फोसिस, और ये मेटामॉर्फोसिस टर्म से ही बना है मेटामॉर्फिक रॉक्स, और ये बन जाएगी क्या, मेटामॉर्फिक रॉक। समझ गए कैसे बनी? इग्नियस तो लावा निकला, जम गया, बन गया इग्नियस। इसमें अगर बहुत ज़्यादा क्या हुआ, बहुत ज़्यादा अगर एक्सोजेनस एजेंट्स काम किए, एक्सटर्नल फैक्टर्स काम किए, विंड, वाटर, ये ग्लेशियर, ये सब, तो उसके अवसाद जो हैं लिथेफैक्शन होके सेडिमेंट्री, इन दोनों में से अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर दें, वॉल्यूम चेंजेस या टेम्परेचर के चेंजेस, तो इसका फॉर्म चेंज हो जाएगा इन दोनों रॉक का, बन जाएगा मेटामॉर्फिक रॉक। क्लियर? मेटामॉर्फिक रॉक जो है उसमें हमें दो तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं, एक को बोलते हैं लीनिएशन और एक को बोलते हैं फोलिएशन। लीनिएशन, फोलिएशन या फिर बैंडिंग भी बोलते हैं, ठीक है, बैंडिंग, लीनिएशन, फोलिएशन या फिर बैंडिंग। लीनिएशन फोलिएशन होता है कि भाई आपको लाइन लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, लाइन टाइप की स्ट्रक्चर देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। लीनिएशन या फोलिएशन का मतलब होता है लाइंस हमें देखने को मिल रही है रॉक में। बैंडिंग का मतलब होता है ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स। तुमने कभी देखा घर में जो पहले मार्बल लगा होगा आपके, ठीक है, या फिर हो सकता है कहीं तो देखा ही होगा, तो उसमें आपको ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स, जैसे यहाँ पे भी थोड़ा सा आप देख पा रहे होगे, डार्क शेड है, लाइट शेड है, ठीक है, डार्क शेड है, लाइट शेड है, तो ऑल्टरनेट लाइट एंड डार्क शेड्स जो देखने को मिलती हैं उसको बैंडिंग बोलते हैं। क्लियर? इसके एग्जाम्पल्स की अगर बात करें मेटामॉर्फिक रॉक की, तो क्योंकि जैसे मैंने बताया इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक से ही कन्वर्ट होकर बनती हैं, जैसे कि अभी मैंने बताया था गब्रू ग्रेनाइट, बसाल्ट प्यूमाइस, तो ग्रेनाइट हमारी क्या है, ये इग्नियस रॉक है ना, ये इग्नियस रॉक है ना, ये रुको चलो यहाँ आप लिखते हैं, ये है हमारी ग्रेनाइट। ये किस तरह की रॉक है, ये इग्नियस रॉक है ना, इसमें जब हम प्रेशर पीवीटी चेंजेस कर देंगे तो ये ग्नाइस बन जाएगी। तो ग्नाइस इज अ टाइप ऑफ मेटामॉर्फिक रॉक, ये मेटामॉर्फिक रॉक है। शेल किस तरह की रॉक है, सेडिमेंट्री है ना, सेडिमेंट्री, इसमें अगर हम पीवीटी चेंजेस कर देंगे स्लेट बन जाएगी, स्लेट इज अ मेटामॉर्फिक रॉक। सैंडस्टोन अगर हम ले लें, सैंडस्टोन कैसी है, स्टोन, सेडिमेंट्री, इसमें अगर हम अप्लाई कर दें प्रेशर, क्वार्ट्जाइट बन जाएगी, क्वार्ट्जाइट। ध्यान रखना क्वार्ट्ज और क्वार्ट्जाइट अलग होते हैं। क्वार्ट्ज एक मिनरल है जो इग्नियस या सेडिमेंट्री रॉक में देखने को मिलता है, क्वार्ट्जाइट एक मेटामॉर्फिक रॉक है। इसके और एग्जांपल्स की अगर बात करें तो चिस्ट हो गया, मार्बल हो गया, मार्बल हो गया, एम्फीबियोल हो गया, ठीक है, एम्फीबियोल, ये सब टाइप हैं मेटामॉर्फिक रॉक के। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर है यहाँ तक सभी को, किसी कोई डाउट तो नहीं है मेटामॉर्फिक रॉक, सेडिमेंट्री रॉक एंड इग्नियस रॉक में। और एक चीज़ बस तब तक मैं और बताता हूँ, तब तक आप डाउट्स अपने पोस्ट कर सकते हैं। अगर कभी पूछ ले, बहुत रेयर चांसेस है कि डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म क्या होता है, व्हाट इज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म, व्हाट इज दिस, तो ये क्या होता है, तो जहाँ पे चेंज इन फॉर्म हो विदाउट एनी केमिकल चेंज, यानी कि यहाँ पे फिजिकल चेंज हो रहा है, केमिकल चेंज नहीं हो रहा है, यानी कि ये बस इसमें आपको 4 शब्द ध्यान रखने हैं। विदाउट, व्हेन द मेटामॉर्फिक रॉक इज फॉर्म्ड विदाउट एनी केमिकल चेंज, बिना केमिकल चेंज के अगर रॉक बनती है दैट इज कॉल्ड एज डायनेमिक मेटामॉर्फिज्म। इस तरह का भी होता है जैसे थर्मल मेटामॉर्फिज्म, जहाँ पे टेम्परेचर के ही सिर्फ चेंजेस की वजह से अगर रॉक बनती है मेटामॉर्फिक रॉक, तो उसको हम थर्मल मेटामॉर्फिज्म बोलते हैं। मैं देख लेता हूँ किसी को डाउट तो नहीं है, देन हम बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे। ओके, so please say something on CSIR paper leak or make a video on same, please raise your voice against। कहाँ पे, और मतलब ये हो गया, पता नहीं यार मुझे इसके रिगार्डिंग। पता नहीं यार मुझे इसके रिगार्डिंग, मैं देखूंगा फिर बताऊंगा अगर कुछ ऐसा मतलब होता है तो फिर ठीक है। चलो तो अभी आते हैं रॉक साइकिल पे।
रॉक साइकिल क्या होती है, बड़ा ही आसान कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ समझने वाली चीज़ नहीं है क्योंकि आपको पहले ही पता है, बस देख लो कि होता क्या है। अभी मैंने तुम्हें बताया कि इग्नियस रॉक है, मतलब इसका मतलब ये है कि धरती गोल है धरती गोल का मतलब है कि घूम फिर के तुम्हें वहीं आ जाना है। ये है इग्नियस रॉक है, आग्नेय चट्टान। आग्नेय चट्टान में अगर मैं क्या करूं, अगर मैं इसमें मतलब कि एक्सोजेनस एजेंट्स को वर्क करवाऊं तो सेडिमेंट्री रॉक बन जाएगी, सेडिमेंट्री अवसादी चट्टान बन जाएगी। ठीक, अगर इग्नियस में या फिर मैं इसमें सेडिमेंट्री में बहुत ज़्यादा पीवीटी चेंजेस करवा दूं, पीवीटी चेंजेस, पीवीटी समझ गया ना, प्रेशर वॉल्यूम टेम्परेचर, तो क्या बन जाएगी, मेटामॉर्फिक रॉक, रूपांतरित चट्टान, कायांतरित चट्टान बन जाएगी। ठीक, क्लियर है कि कैसे इग्नियस से सेडिमेंट्री बनी और कैसे इग्नियस और सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक बन गई। अब इस मेटामॉर्फिक में अगर मैं इसमें भी क्या कर दूं, एक्सोजेनस एजेंट्स को वर्क करवा दूं, जो मैंने इग्नियस में करवाया था, क्या, विंड, वाटर, ग्लेशियर, तोड़ दें रॉक को, तोड़ के कहीं ट्रांसपोर्ट करवा दें और फिर उनको लिथेफैक्शन करवा दें, सेडिमेंट्री, सिंपल। तो मेटामॉर्फिक से भी सेडिमेंट्री बना दी ना मैंने। ठीक, अब और क्या कर सकते हैं, सेडिमेंट्री से इग्नियस कैसे बना है, सेडिमेंट्री से इग्नियस और मेटामॉर्फिक से इग्नियस बन सकती है क्या, बाकी तो देख लिए भाई, लेकिन ये क्या हो सकता है पॉसिबल, सोचिए कि सेडिमेंट्री से इग्नियस बन जाए या मेटामॉर्फिक से, क्योंकि इग्नियस तो सॉलिडिफिकेशन ऑफ लावा से बनती है, ये लावा तो है नहीं, है कैसे, कॉन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री, सबडक्शन जोन, अज्यूम इट, ये मान लो सेडिमेंट्री या फिर मेटामॉर्फिक में से कोई रॉक है, अंदर गई, पिघल गई, क्या बन गई, लावा बन गई, निकलेगी, क्या बन जाएगी, इग्नियस रॉक, खत्म। तो सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक से भी मैंने बना दिया ना इग्नियस, यानी कि वो रॉक जो कभी इग्नियस हुआ करती थी वो फिर से इग्नियस आज बन चुकी है। जैसे इग्नियस रॉक, लावा निकला, ठीक है, इग्नियस बन गई, इग्नियस से पता चला सेडिमेंट्री बन गई, पानी रिवर आई, तोड़ दिया, कंपैक्शन कर दिया, सेडिमेंट्री बना दिया। इसमें ऐसा नहीं कि एक दो साल में हो जाता है, बहुत सालों लगते हैं, बहुत साल लगते हैं इसमें। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ज्योग्राफी में 100 ईयर्स इज लाइक अ ब्लिंक ऑफ एन आई, सिंपल। 100 साल तो बहुत छोटी बात हम कर रहे हैं। ठीक है, तो इग्नियस से सेडिमेंट्री बन गया। अब मान लो इसमें बहुत पीवीटी चेंजेस हुए, मेटामॉर्फिक बन गया। अब वो मेटामॉर्फिक पता चला सबडक्शन जोन में अंदर गया, पिघल के फिर से इग्नियस, तो जो इग्नियस था फिर से इग्नियस बन गया, यानी कि धरती गोल है। ठीक, चलो टाइप्स ऑफ वोल्केनो। ठीक है, थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक, इसके बारे में समझ लेते हैं कि टाइप्स ऑफ वोल्केनो, कितने टाइप्स के हमारे वोल्केनो होते हैं। तो हमारे टाइप्स ऑफ वोल्केनो में एक होता है कॉम्पोजिट वोल्केनो, शील्ड वोल्केनो, ठीक है, एंड कैल्डेरा होता है। ठीक है, शील्ड हो गया, कैल्डेरा हो गया, एंड और तो इसमें आपको जानने की ज़्यादा कुछ ज़रूरत है नहीं। ठीक है, चलो, तो कॉम्पोजिट में अगर हम बात करें तो इसमें ये ध्यान रखना है कि ये सबसे गाढ़ा इसमें लावा निकलता है, यानी कि सबसे विस्कस। ठीक है, मोस्ट विस्कस लावा, विस्कस का मतलब होता है गाढ़ा। ठीक है, मोस्ट विस्कस लावा। शील्ड की अगर बात करें तो शील्ड होता है कि इसमें लेस विस्कोसिटी होती है, कैल्डेरा की अगर बात करें तो ये एक्सप्लोजिव होता है नेचर में, एक्सप्लोजिव, और इतना ज़्यादा एक्सप्लोजिव होता है कि इट कोलैप्सेस ऑन इटसेल्फ, खुद में ही खुद को ढहा देता है। इट कोलैप्सेस ऑन इट सेल्फ। एक होता है फ्लड बसाल्ट प्रोविंस। ठीक है, ध्यान रखना, फ्लड बसाल्ट प्रोविंस, इससे जो लावा निकलता है ना, या फिर ये जो प्रोविंस बनते हैं फ्लड बसाल्ट प्रोविंस जिसको बोलते हैं, तो बहुत ही सबसे कम विस्कस, लीस्ट विस्कस जो लावा होता है। अब जो विस्कस कम होगा, गाढ़ा कम होगा, तो वो ज़्यादा दूरी तय करेगा, जो ज़्यादा गाढ़ा होगा वो ज़्यादा दूरी नहीं तय करेगा। सिंपल सी लॉजिक है। तो लीस्ट विस्कस होता है ये, और ये ज़्यादा एरिया कवर करता है, राइट। तो इसमें कोई समझने वाली बात नहीं, बिकॉज ये ऑब्वियस सी बात है। अब हम ये थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कि एसिडिक और बेसिक लावा में अंतर क्या होता है। दो तरह के लावा होते हैं, एसिडिक लावा होता है और बेसिक लावा होता है। ठीक है, वैसे ज़्यादा मतलब इस पर गौर मत करना, बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं, थोड़ा समझ लो, क्योंकि इससे भी ज़्यादा बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं आए। ठीक है, तो जो लावा ज़्यादा विस्कस होता है, ठीक है, मतलब एसिडिक लावा की मैं बात करूँ तो ये लावा जो है बहुत ही विस्कस मतलब गाढ़ा होता है, लाइट इन कलर होता है, यानी कि इसका कलर लाइट होता है, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं होता है, एंड हाई सिलिका कंटेंट होता है। सिलिका जो कंटेंट है
वो हाई होता है। अच्छा, सिलिका से याद आया कि मैंने पूछा था आपसे कि क्रस्ट का सबसे ज़्यादा एलिमेंट, क्रस्ट में सबसे ज़्यादा कौन सा पाया जाता है, तो तुमने OCl करके याद किया था, 46% होता है ना, ठीक है। और एल्यूमिनियम सबसे अबंडेंट मेटल है, सेकंड अबंडेंट मेटल आयरन है। कल हम लोगों ने सारी चीज़ें देखी थी। लेस विस्कस, डार्क इन कलर, लो इन सिलिका कंटेंट, सिंपली लिखने की ज़रूरत तो है नहीं, ठीक है। चलो लिख देते हैं फिर भी, नहीं तो आप गुस्सा हो जाएंगे। नॉन विस्कस, ठीक है, ये नॉन विस्कस होता है, ये डार्क इन कलर होता है एंड इसमें लो सिलिका कंटेंट होता है, लो सिलिका कंटेंट, राइट। तो ये बेसिक लावा होता है। नाउ ये हमारा टॉपिक होता है ख़त्म यहाँ पे। आई होप सबको ये चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अभी हम बढ़ते हैं कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस के बारे में। कॉन्टिनेंट्स एंड ओशियंस किस तरह से हमारे बने, तो आज से ज़्यादा नहीं, बस 225 मिलियन साल पहले, 225 मिलियन साल पहले की बात है कि जितने भी हमारे कॉन्टिनेंट्स आज आप देखते हैं इस फॉर्म में, अफ्रीका, ये मैप तो सबने देखा होगा ना, ये अफ्रीका है, ये एशिया है, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, एंटार्क्टिका, ऑस्ट्रेलिया, सबने देखा होगा इस मैप को। आज से 225 मिलियन साल पहले ऐसी चीज़ें नहीं थी। ये सारा जो लैंड मास है, जो भूभाग है, वो आपस में कनेक्टेड था। और ये आपको पता होना चाहिए कि जो कॉन्टिनेंट्स हैं, जो हमारे अर्थ में लैंड मास है, वो कितना है, वो 29% है। और ओशंस की अगर बात करें तो ये 71% है, अगर हम वाटर की बात करें, ओशंस की बात करें तो। ठीक है, तो 71% है, 29%, 71%। अब ये जो 29% लैंड मास है, ये पहले इसको बोलते थे पैंजिया, और जो पानी है उसको बोलते थे पैंथालासा। तो पैंजिया क्या होता था, पैंजिया पूरा जो लैंड मास, उसको पैंजिया बोलते थे, जो पूरा पानी होता था उसको पैंथालासा बोलते थे। ज़्यादा नहीं, बस 150 मिलियन साल पहले है। ये आपस में थोड़ा सा मूव करना स्टार्ट किए। जो कॉन्टिनेंट से बोले कि अब बहुत समय हो गया है, दूर दूर चलते हैं, आपस में हमारी बन नहीं पाएगी। जब इनको ये लगा कि इनकी आपस में बन नहीं पाएगी, तो ये अपना अपना डायरेक्शन में मूव करना चालू किया। कोई इधर चला, कोई इधर चला, कोई इधर चला, ठीक। फिर 100 मिलियन साल पहले कुछ ऐसा फिर बना, ठीक है। साउथ अमेरिका इधर, अफ्रीका, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका इधर, इंडिया देख रहे हैं, इंडिया कहाँ पे है। 100 मिलियन साल पहले इंडिया सदर्न हेमिस्फीयर, बिकॉज हमने अभी पिछले लेक्चर में पढ़ा था कि जो इंडिया है वो नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में आता है, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में आता है, लेकिन अभी तो देखें तो सदर्न हेमिस्फीयर में ये पड़ा हुआ है इंडिया हमारा। ये इंडिया फिर इसको लगा कि ऊपर चलने का समय आ गया है, तो इंडिया जो धीरे धीरे ड्रिफ्ट किया, और ये जो प्रेजेंट स्ट्रक्चर है हम इस तरह से देखते हैं इसको, कुछ आप इस तरह से देख सकते हैं इसमें, ठीक है। आपको समझ में आ रहा होगा ये किस तरह से पहले जॉइंट थे ये, ठीक है। मैं फिर से दिखाने का प्रयास करता हूँ किस तरह से पहले जॉइंट थे, धीरे धीरे ही ऊपर मूव किया। नहीं समझ में आ रहा तो इसको देखो किस तरह से इंडिया ऊपर जा रहा है, ये जा रहा है कि नहीं, जुड़ गया इंडिया। तो इस तरह से, और ये साल चल रहे हैं यहाँ पे, ये साल चल रहे हैं, देखो 63, 68, 55, तो इस तरह से यहाँ पे इंडिया जुड़ गया। पहले सब एक साथ थे, धीरे धीरे ड्रिफ्ट हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड एज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। इसको बोलते हैं क्या, कॉन्टिनेंटल, या तो यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं इसको, ठीक है। चले, तो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी बोलते हैं इसको। जो किसने दी थी, इसको दिया था एल्फ्रेड वेगनर जी ने, ठीक है। एल्फ्रेड वेगनर कब दिया था, 1912 में। अब बात ये आती है कि जो वेगनर साहब थे, वो ये जो महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत है, दैट इज कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, तो कॉन्टिनेंट को ड्रिफ्ट होते देख रहे थे क्या ये वेगनर जी, कि देखो 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 कॉन्टिनेंट जा रहा है, हम बताएंगे अब से, हैं। ऑब्वियस सी बात है, लाइफ तो एग्जिस्ट करती नहीं होगी इस समय, ठीक है। और या फिर हमारे पास एविडेंसेस तो है नहीं इतने साल पहले के, तो पता कैसे चला। तो हाइपोथेसिस दिया इन्होंने, ठीक है। तो इनसे पूछा गया कि मूव क्यों किया, पहिए लगे थे क्या, तो बोले नहीं, पहिए तो नहीं लगे थे, ये कोई 2 फोर्स थे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे। तो पहले तो इन्होंने एविडेंसेस दिए कि क्यों है, उनका ऐसा मानना है कि ये एक साथ रहे थे पहले, और बाद में ड्रिफ्ट करके प्रेजेंट जो ये वाला है अर्थ टुडे, ये इस तरह से है। तो एविडेंसेस में उन्होंने पहला एविडेंस दिया जिग्सॉ फिट। जिग्सॉ फिट क्या होता है, जिग्सॉ फिट, ये अभी तो तुम्हें देखने में समझ में आ रहा है कि हो ऐसा है, लेकिन जब से हमें होश है, इंसानियत को होश है, तब से तो ऐसा ही दिख रहा है हमें मैप, ठीक है। तो ये माना जाता है, देखो ये एकदम ऐसा निकला हुआ और ये घुसा हुआ है, तो यानी इसको अगर यहाँ पे ले जाके फिट करेंगे एकदम फिट बैठेगा, एकदम फिट। ये देखो निकला हुआ और ये देखो इस तरह से घुसा हुआ, इसको यहाँ पे ऐसे करेंगे तो एकदम फिट बैठेगा, तो इसको बोलते हैं जिग्सॉ फिट। क्लियर, पहला चीज़, पहला एविडेंस। दूसरा एविडेंस, रॉक ऑफ सेम एजेस। रॉक ऑफ सेम एजेस, तो जब हमने कार्बन डेटिंग किया
तो हमें देखने को मिला क्या, हमें ये देखने को मिला, तो जैसे कि यहाँ पे देखना ध्यान से, यहाँ पे लास्ट वाले में, कि जो यहाँ पे रॉक की एज है वही सेम रॉक की एज यहाँ पे, यानी ये आपस में जुड़े होंगे कभी ना कभी। फॉसिल्स, फॉसिल्स मतलब, फॉसिल्स का मतलब है कि हमें सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स मिला, सेम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉसिल्स। फॉसिल्स मतलब जीवाश्म। अब जीवाश्म का हम कैसे एज निकालते हैं, वही कार्बन डेटिंग से, ठीक है। तो यहाँ पे जो एज मिली वही एज यहाँ पे मिली, सिंपल, ठीक है। तो इस ये जो एज यहाँ मिली वही एज यहाँ मिली, तो इसका मतलब है कि आपस में कभी कनेक्टेड थे। डिपॉजिट्स हमें सेम मिलते हैं, जैसे कि प्लेसर डिपॉजिट। प्लेसर डिपॉजिट का मतलब है गोल्ड वगैरह के डिपॉजिट्स जो होते हैं, तो जो यहाँ पे गोल्ड के डिपॉजिट वही यहाँ पे डिपॉजिट्स, तो इनको बोलते हैं ये हमारे एविडेंसेस हैं। अगेन फिर पूछा गया, वेगनर जी बात को घुमाइए नहीं, ये बताइए कि मूव कैसे कर रही है। तो वेगनर जी ने बोला कि इसके लिए जो फोर्स आया ना वो दो फोर्स हैं। क्या, कौन से दो फोर्स हैं? पोलर फ्लिंग फोर्स जो अर्थ के रोटेशन की वजह से जनरेट होता है, पोलर फ्लिंग फोर्स, और टाइडल फोर्स जो कि अर्थ, जो कि मून और सन के ग्रेविटेशनल पुल की वजह से लगता है, इसको बोलते हैं टाइडल फोर्स, ठीक है, टाइडल फोर्स, ठीक है। तो इन्होंने ये दो मतलब दिए कि इस वजह से, इसको हिंदी में बोल सकते हैं ज्वारीय बल, और इसको बोल सकते हैं क्या, इसको बोल सकते हैं ध्रुवीय पलायन बल, ठीक है। लेकिन ये वाली थ्योरी चली नहीं ज़्यादा, कौन सी, फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग वाली। ये बात तो सही है, ये बात में काफ़ी दम थी वेगनर जी के कि ड्रिफ्ट किए और इनके जो एविडेंसेस थे दम थी, लेकिन फोर्स फॉर ड्रिफ्टिंग में ज़्यादा दम नहीं थी। बाद में फिर आर्थर होम्स ये आए, आर्थर होम्स बोला देखो ये जो है रॉन्ग नंबर है जो वेगनर जी दे रहे हैं। एक्चुअल जो रीज़न है, जो मैंने आपको अगर याद हो कल बताया था आपको, कन्वेक्शन करेंट्स। कल मैंने बताया था लिथोस्फेरिक प्लेट्स मूव क्यों कर रही थी, क्योंकि मैग्मा में जो मैंटल में जो एस्टिनोस्फेयर लेयर है जिसमें कि मैग्मा भरा हुआ है, तो उसमें कन्वेक्शन सेल्स डेवलप हो रही हैं। तो जो कन्वेक्शन करेंट्स हैं, ठीक है, जो कन्वेक्शन करेंट्स हैं जो क्यों जनरेट हो रही हैं, दो चीज़ों की वजह से, अगर आपको याद हो, रेडियो एक्टिव डिके मैंने बताया था, रेडियो एक्टिव डिके एंड रेजिडुअल हीट, अवशिष्ट ऊष्मा, रेजिडुअल हीट, इन दोनों की वजह से कन्वेक्शन करंट डेवलप हो रहा है, और इसकी वजह से हमारे जो कॉन्टिनेंट से मूव किए, एंड दिस थ्योरी वाज मच सपोर्टेड बाय अदर साइंटिस्ट। तो ध्यान रखना ये सपोर्टेड एविडेंसेस है फोर्स। तो ये बोला था किसने, वेगनर जी ने, बट एक्चुअल में जो माना जाता है वो ये है। नाउ कमिंग ऑन टू द कॉन्टिनेंट, जो हमारा प्रेजेंट स्ट्रक्चर, प्रेजेंट जो हमारा मैप है वो है यहाँ पे, ठीक है। तो प्रेजेंट मैप किस तरह से है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नॉर्थ अमेरिका, ये सारी चीज़ें कॉन्टिनेंट। अब हम कॉन्टिनेंट और ओशंस के बारे में पढ़ने वाले हैं, लेकिन ज़्यादा डीप में नहीं, बिकॉज यहाँ पे हम ये नहीं देखने वाले हैं कि यहाँ पे एंडीज माउंटेन रेज है, यहाँ पे रॉकीज़ है, यहाँ पे अपलेशंस हैं, यहाँ पे एटलस है, ठीक है। ये सब हम नहीं पढ़ने वाले, ये हम अलग से जो लेक्चर रहेगा उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। अलग से जो वर्ल्ड ज्योग्राफी का रहेगा, यहाँ पे हम बेसिक्स कवर कर लेते हैं कि भाई कितने कॉन्टिनेंट हैं और एरिया वाइज इनका क्या ऑर्डर है, कितने ओशंस हैं, एरिया वाइज क्या ऑर्डर है इनका, बस, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट हैं, ठीक है। ये हैं लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट के ऑर्डर में यहाँ पे लगे हुए हैं, सबसे बड़े से लेके सबसे छोटे में। सबसे बड़ा ये एरिया वाइज है, पॉपुलेशन वाइज भी अभी हम लोग देख लेंगे। सबसे बड़ा एरिया में अगर हम बात करें तो कौन सा है, हमारा खुद का जो इंडिया है, जहाँ पे एशिया, ठीक है। और एक चीज़ वैसे तो ये जब हम लोग पढ़ेंगे क्या, जब हम लोग पढ़ेंगे इसके बारे में, हिमालय के बारे में, तो ये देखेंगे यहाँ पे टेथीस सागर होता था, टेथीस थी, जहाँ पे इंडिया ज्वाइन किया ना इसको, यूरेशिया, ये यूरेशियन प्लेट है, याद आ रहा है, यूरेशियन प्लेट और ये हमारी इंडियन प्लेट। तो इंडियन प्लेट जब टकराई ना यहाँ से, उससे पहले यहाँ पे टेथीस सागर हुआ करता था। ये चीज़ वैसे हम आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है। तो वैसे फिर भी मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आपका टेथीज सी होता था, टेथीज सागर एग्जिस्ट करता था, उसके हमें एविडेंसेस मिलते हैं। तो सबसे बड़ा है हमारा एशिया, ठीक है। थोड़ा सा इसमें एग्जैक्टली एरिया आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये देख लो कि कितना है लैंड मास का, 29.32% पूरे लैंड मास है, 0.32% एशियन ऑक्यूपाई कर रखा है। दूसरे नंबर पे अफ्रीका, जिसको हम कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, कॉन्टिनेंट ऑफ कॉन्टिनेंट्स इसलिए जानते हैं, कॉन्टिनेंट्स इसलिए जानते हैं बिकॉज इसमें मोस्ट नंबर ऑफ कंट्रीज हैं, सबसे ज़्यादा देश किसी कॉन्टिनेंट में है तो वो अफ्रीका है। ये 20.32% ऑफ लैंड मास का। थर्ड नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, परसेंटेज सबके याद करने की जरूरत नहीं, एशिया और अफ्रीका का थोड़ा याद कर लेना, बस ऑर्डर पता होना चाहिए, एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, देन आता है अंटार्कटिका,
देन आता है यूरोप एंड लास्ट में आता है ऑस्ट्रेलिया या फिर ओशिनिया। अब ओशिनिया ऑस्ट्रेलिया क्या होता है, सेम ही है। अब ऑस्ट्रेलिया में तो ये ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, हमें पता है ऑस्ट्रेलिया कंट्री भी है, ठीक है। लेकिन हमें पता है यहाँ पे न्यूजीलैंड और छोटे छोटे देश फिजी, पापुआ न्यू गिनिया, ये सब हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं, तो उनको सबको इंक्लूड कर लेते हैं, तो ओशिनिया बोलते हैं, ठीक है। तो ये है, तो ये ऑर्डर आपको पता होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं पॉपुलेशन वाइज ऑर्डर क्या है, जनसंख्या के टर्म्स में पॉपुलेशन वाइज। तो पॉपुलेशन वाइज भी एशिया टॉप पे आता है, ठीक है। पॉपुलेशन वाइज अफ्रीका सेकंड नंबर पे ही आता है। एरिया वाइज भी दोनों का यही ऑर्डर है, बट तीसरा नंबर अब चेंज हो जाएगा और यहाँ पे यूरोप आ जाएगा, ठीक है। चौथे नंबर पे नॉर्थ अमेरिका, पाँचवें नंबर पे साउथ अमेरिका, छठे नंबर पे ऑब्वियस सी बात है ऑस्ट्रेलिया, और सातवें नंबर पे जहाँ पे कोई पॉपुलेशन नहीं है दैट इज़ अंटार्कटिका, बिकॉज यहाँ पे हैबिटेबल कंडीशंस नहीं है कि रहा जा सके, यहाँ पे बहुत ही एक्सट्रीम क्लाइमेटिक कंडीशंस है इस वजह से। ना कमिंग ऑन टू दी ओशंस। ओशंस कितने हमारे, ओशंस देखना भी यहाँ पे ध्यान से। ओशंस है हमारा ये सदर्न ओशन, अटलांटिक ओशन जो कि किस शेप में है ज़रा बताइए, इंडियन ओशन तीसरा, चौथा पैसिफिक ओशन, पांचवा फिर से पैसिफिक ओशन, है ना। तो दो बार में इसको मत जोड़ लेना, क्योंकि हमारी पृथ्वी क्या है, यानी जो हमारी अर्थ है वो राउंड है, एक गोल है। तो ये जो पैसिफिक ओशन का पार्ट है वो वही, ये मतलब आपस में वो सेम है, ठीक है। ये तो क्योंकि हम लोग फ्लैट देख रहे हैं इस वजह से वो दिखने में वो लग रहा है, ठीक है। तो पैसिफिक ओशन तो 4 हो गया, और ये 5वां हमारा आर्कटिक ओशन। तो 5 हमारे ओशंस हैं। उनको हम याद कैसे कर सकते हैं, पैसा, ठीक है, पैसा करके याद कर सकते हैं। पी से होता है ओशन, ये किस ऑर्डर में, डिक्रीजिंग साइज के ऑर्डर में, घटते हुए साइज के ऑर्डर में। पैसिफिक है ये, प्रशांत महासागर, इसको बोलते हैं अटलांटिक ओशन। आई से होगा इंडियन ओशन, एस से होगा सदर्न ओशन, ए से होगा आर्कटिक ओशन। अब इनके रिगार्डिंग कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। पैसिफिक जो है ना लार्जेस्ट, ये तो बताने की ज़रूरत नहीं क्योंकि ऊपर से नीचे लार्जेस्ट से स्मॉलेस्ट की तरफ है, सबसे छोटा वही होगा, तो चलिए फिर भी लिख देते हैं लार्जेस्ट है ये, ठीक। पैसिफिक आपका डीपेस्ट भी है, यहाँ पे हमें सबसे गहरा बिंदु, गहरा पॉइंट, डीपेस्ट पॉइंट देखने को मिलता है, और वो है चैलेंजर डीप। चैलेंजर डीप जो कि आपको मरियाना ट्रेंच में देखने को मिलेगा। तो हो सकता है कि ऑप्शन में चैलेंजर डीप ना देखे, मरियाना ट्रेंच हो। ये जो ट्रेंच का मतलब होता है गड्ढा, गड्ढा समुद्र में गड्ढा, इस तरह से गड्ढा है, ठीक है। और ये जो मरियाना ट्रेंच है ना, रफली 11 किलोमीटर गड्ढा है, ये 11 किलोमीटर डीप है, यानी कि जितना हिमालय की हाइट कितनी है 8848 मीटर, उससे भी ज़्यादा गहरा है। जितना हिमालय ऊंचा नहीं उससे ज़्यादा गहरा है ये, ठीक है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। एंड अटलांटिक ओशन के बारे में क्या पता होनी चाहिए, अटलांटिक ओशन जो है हमारा एस शेप में, अभी हम लोगों ने देखा भी था, ठीक है, एस शेप में है ये, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एस शेप में जो यहाँ पे मैंने ड्रॉ किया। अटलांटिक ओशन में ये जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है, और इसको साउथ अटलांटिक ओशन बोल देते हैं नीचे वाले को। तो जो नॉर्थ अटलांटिक ओशन है ना, यहाँ पे हमें एक टाइप की ग्रास देखने को मिलती है जिसको बोलते हैं सरगैसम। ये भूरी यानी ब्राउन कलर की ग्रास होती है, कुछ और नहीं बल्कि ये एक तरह का ब्राउन एल्गे होता है, ब्राउन एल्गे होता है जिसको हम फाइओफाइके के नाम से जानते हैं, वो हम बायोलॉजी में पढ़ेंगे। तो ये जो सरगैसम है वो यहाँ पे इकट्ठा हो जाती है ओशन करेंट्स वगैरह जो होते हैं उनकी वजह से, और कोरियोलिस फोर्स की वजह से। तो इसको बोल देते हैं सरगैसो सी, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द सी विदाउट एनी बॉर्डर, या फिर बॉर्डर लेस सी के नाम से इसको जाना जाता है। इज दैट क्लियर। और जो अटलांटिक ओशन है ना, ये इसको हम बोलते हैं इट हैज़ द मोस्ट इंडेंटेड कोस्ट लाइन है इसकी। इसका मतलब क्या होता है, इंटेंडेड कोस्ट लाइन का मतलब, इसका मतलब ये होता है कि इसमें बहुत सारे हमें ईस्टोरीज, बे, गल्फ, ये सब देखने को मिलते हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा कोस्ट लाइन है ना, इधर नॉर्थ अमेरिका, इधर साउथ अमेरिका, इधर यूरोप, इधर अफ्रीका, तो बहुत ही ज़्यादा हमें बे, ईस्टोरी, गल्फ ये सब देखने को मिलते हैं, जिसकी वजह से इसको हम बोलते हैं कि इंटेंडेड कोस्ट लाइन है, और यहाँ पे शिप्स को डॉक करना काफ़ी आसान होता है, ठीक है। एंड द लास्ट थिंग इज कि क्या था वो लास्ट चीज़ सरगैसो सी हो गया, इंटेंडेड कोस्ट लाइन हो गया, एस शेप हो गया। हाँ, ये सबसे आपका बिजिएस्ट होगा, ठीक है, ये बिजिएस्ट ओशन होगा। क्यों, क्योंकि देख रहे हैं यहाँ पे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ठीक है, नॉर्थ अमेरिका, यूरोप, तो यहाँ पे ट्रेड बहुत ज़्यादा होता है, तो इट इज़ द बिजिएस्ट ओशन, राइट। तो ये है अटलांटिक ओशन के रिगार्डिंग। तो ध्यान रखना इसमें क्या क्या चीज़ें, एस शेप होता है, एस से आप सरगैसो सी भी याद रख सकते हैं, सरगैसो सी विदाउट बॉर्डर्स, एंड इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, एंड बिजिएस्ट है, ठीक है।
इंडियन ओशन थर्ड लार्जेस्ट ओशन है एंड ये एकमात्र ओशन है जो किसी कंट्री के नाम पे है। इसी बात पे चाइना चिढ़ता रहता है कि इंडिया के नाम पे क्यों है वो, ठीक है। देन सदर्न ओशन जो कि अटलांटिक ओशन, अटलांटिक उसके पास है, और हमारा आर्कटिक जो ऊपर है, ठीक है, आर्कटिक महासागर। अगर कभी सैलिनिटी की बेसिस से पूछ ले, सैलाइन सबसे ज़्यादा कौन है? सैलिनिटी क्या होती है कि मतलब पर केजी कितना सॉल्ट है, पर केजी सी वाटर में कितना सॉल्ट है, उसको सैलिनिटी बोलते हैं। तो सबसे सैलाइन अगर बात करेंगे तो एटलांटिक होगा। एटलांटिक जो ओशन है वो सबसे ज़्यादा सैलाइन है, मोस्ट सैलाइन है, सबसे ज़्यादा खारा है ये एटलांटिक ओशन। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हमें पढ़ना है सी फ्लोर स्प्रेडिंग के बारे में। एक बार ये बता दीजिए किसी को यहाँ तक कोई डाउट तो नहीं है, देन हम बढ़ते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग में। अपना जलवा है। डेड सी के बारे में रोशन पढ़ेंगे, मुझे पता है डेड सी के बारे में पढ़ेंगे, भी क्वेश्चंस करेंगे तो वहाँ पे मैं बताऊंगा डेड सी के बारे में, जो इजराइल और जॉर्डन जो लैंड लॉक्ड सी है जिसकी सैलिनिटी सबसे ज़्यादा है, अभी पढ़ेंगे उसके बारे में, अभी क्वेश्चंस आने दो। ये कैसा डाउट है भाई, जैक्स बॉन्ड है? सौरभ समझ गया, तुम्हें पता है हैरी एस के बारे में। तो चलो है क्या ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग? तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब ये है कि अंदर से मैग्मा निकलता है और इसको पुश करता है। चलो उधर, चलो साइड हटो। तुम मुझे ये बताओ ये किस तरह की प्लेट बाउंड्री में ये हमें फीचर देखने को मिलेगा। एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम थे ज्योग्राफी से हैरी ओ हेस, या फिर इन शॉर्ट हैरी हेस। इन्होंने 1962 में ये बोला कि देखिए जितना आप समझ रहे हैं ना कि जितना आप नेग्लेक्ट कर रहे हैं ओशन को, उतने वो नेग्लेक्टेबल है नहीं। फिर उन्होंने ये बोला कि जो हमारे कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट कर रहे हैं ना, उसके पीछे कहीं ना कहीं सी फ्लोर स्प्रेडिंग भी है। ये है क्या? अंदर से जो मैग्मा निकल रहा है वो पुश कर रहा है कॉन्टिनेंट्स को कि चलो साइड हटो। अब इसको अगर यहाँ पे जगह बनानी है तो ऑब्वियस ये बात, इनको साइड में मूव करना पड़ेगा। इस बात को इन्होंने प्रूव भी किया। कैसे प्रूफ किया इन्होंने ऐसे प्रूफ किया कि जब इन्होंने ये चीज़ को देखा कि यहाँ पे जो रॉक की एज है एज कम्पेयर टू यहाँ पे काफ़ी यंग है, यानी कि जो ये हमारी प्लेट बाउंड्री है। अभी क्वेश्चन मैंने आपसे क्या पूछा था, किस तरह की प्लेट बाउंड्री में हमें ये देखने को मिलेगी? तो इट विल बी सीन इन दी डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, जो कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, ठीक है, जो कि कंस्ट्रक्टिव होती है, बिकॉज यहाँ पे क्रस्ट कंस्ट्रक्ट होता है। तो ये देखने को मिला हमें कि पहली चीज़ तो मैंने ये बताई कि रॉक यहाँ पे नई एज की हैं, यहाँ पे पुरानी एज की हैं, पहली चीज़। दूसरी चीज़, यहाँ की जो रॉक है और यहाँ की जो रॉक है सेम एज की है। मतलब ऐसा नहीं कि जो यहाँ की रॉक और जो यहाँ की रॉक है सेम ना, जो यहाँ की रॉक होगी और जो यहाँ की रॉक होगी वो सेम होगी। मतलब कि इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम इधर से इधर सेम एज होगी। मतलब ये है तो तुमसे मतलब ये है कि ये जब बाहर निकलेगा ना तो उसको पुश करेगा, यानी कि जो यहाँ पे होगा वो यहाँ पे मतलब सेम एज का होगा। ठीक है, समझ, फीलिंग आप ले पा रहे होंगे मेरी कि यहाँ से ये ऐसे मूव किया होगा जो यहाँ पे होगा, फिर वो भी उसी टाइम में वो यहाँ से यहाँ मूव किया होगा। तो रॉक जो दोनों साइड में वो इक्वी डिस्टेंट जो है वो सेम एज की, रॉक इक्वी डिस्टेंट आर ऑफ सेम एज। ये मैं चीज़ें बता रहा हूँ, अगर आ भी जाएंगी स्टेटमेंट बन के तो भी आप कर पाएंगे कि रॉक जो पास में होंगी वो यंगर होंगी, दूर वाली ओल्डर होंगी। रॉक इक्वी डिस्टेंट जो होंगी वो सेम एज की होंगी। ये हैरी हेस ने एविडेंसेस दिए। ठीक है, हैरी हेस ने 1962 में ये सी फ्लोर स्प्रेडिंग थ्योरी के थ्रू बताया कि इस तरह से चीज़ें होती हैं। और ओशन जो है वो बहुत ही डाइवर्स है, वो भी ओशन के जो रिलीफ फीचर्स हैं वो भी बहुत डाइवर्स हैं। इसका एक और एविडेंस है, एंड दैट इज मिड अटलांटिक रिच। अभी अटलांटिक ओशन पड़ा था, एस शेप का जो होता है, जो यहाँ पे सरगासो सी देखने को मिलता है, इंडेंटेड कोस्ट लाइन है, सबसे बिजिएस्ट ओशन है। यहाँ पे एक हमें रिलीफ फीचर देखने को मिला। पहले तो क्या था, शिप्स वगैरह उतने थे नहीं और हमने इतना ज़्यादा ध्यान दिया नहीं ओशन पे, तो लगता था ठीक है यहीं पे पहाड़, यहाँ पे हम लोग रह रहे हैं, वहीं पहाड़ प्लेट्यूज ये सब है। ओशन में तो क्या, ये पानी भरा हुआ है। जब अंदर गए तो पता चला कि ओशन में पानी नहीं, बहुत कुछ भरा हुआ है वहाँ पे।
तो यहाँ पे मिड अटलांटिक रिज देखने को मिली। रिज का मतलब समझ रहे हैं आप? रिज का मतलब इस तरह से पहाड़ टाइप छोटे छोटे ऐसे बड़े बड़े ऐसे पहाड़ टाइप हमें, ये रिज है, ये रिज देखने को मिली सी के अंदर अटलांटिक ओशियन में। और ये पूरे वर्ल्ड का, पूरे विश्व का सबसे लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म है। एंडीज माउंटेन रेंज ये है, सबसे लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज है, हिमालयन से भी सबसे लंबी है ये माउंटेन रेंज। माउंटेन रेंज का मतलब होता है पर्वत श्रृंखला। अब कंपेयर कर लो इसको और इसको आपस में, बताने की तो ज़रूरत है नहीं। तो इट इज़ द मिड अटलांटिक रेंज इज़ द लॉन्गेस्ट लैंड फॉर्म इन दी प्लैनेट या फिर इन दी अर्थ। ये कैसे बनी होगी? ये ऐसे ही बनी होगी, यानी कि ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री होगी, अंदर से मैग्मा निकला होगा, सी फ्लोर में स्प्रेडिंग हुई होगी मैग्मा की, उससे बना होगा। थ्योरी किसने दी थी? हैरी हेस ने 1962 में। नाउ कमिंग ऑन टू द रिलीफ, लास्ट टॉपिक हमारा रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन, लास्ट टॉपिक है। रिलीफ फीचर्स ऑफ ओशन का मतलब क्या है? रिलीफ फीचर्स का ज्योग्राफी का मतलब होता है जो अलग अलग तरह के हमें अर्थ सरफेस पे फीचर्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि माउंटेन्स हो गए, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन हो गया, ठीक है, प्लेट्यूज हो गए, प्लेन्स हो गए, इनको हम बोलते हैं फीचर्स, रिलीफ फीचर्स। तो अभी मैंने बताया कि हमें पहले यही लगता था, आज से काफ़ी साल पहले, कि बस जहाँ हम रह रहे हैं वहीं पे माउंटेन है, हिमालय है, प्लेन्स हैं, बस ओशन में तो बस पानी है। लेकिन जब अंडर वाटर एक्सपेडिशंस भी चालू हुए ओशन में, तो हमें पता चला कि ये जो ओशन है ये तो लैंड से भी ज़्यादा डाइवर्स है। यहाँ पे अलग अलग तरह के रिलीफ फीचर्स हैं। इनको हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं, एक को बोल सकते हैं मेजर एंड दूसरे को बोल सकते हैं माइनर। ये है हमारे रिलीफ फीचर्स। ये है हमारा कॉन्टिनेंट, ध्यान से देखो इधर, ये हमारा कोस्ट, जो बीच बोलते हैं, गोवा वाला बीच है ना, तो ये हमारा कोस्ट तट है। तो जब हम तट से आगे बढ़ते हैं तो पानी ही पानी, हमें तो बस लगता है पानी ही पानी है और क्या ही है, बस पानी भरा हुआ अंदर। लेकिन इसको हम फर्दर कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। जो पहला वाला पार्ट है उसको हम कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्टिनेंटल शेल्फ। देन जब आगे बढ़ते हैं तो उसको हम बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, सॉरी स्लोप, देन कॉन्टिनेंटल राइज। अब ये होते क्या है? तो हिंदी में अगर बात करें, इसको बोलते हैं महादेशीय निधाय, इसको बोलते हैं महादेशीय ढलान, और इसको बोलते हैं क्या? अगाध सागरी नहीं, इसको राइज को क्या बोलेंगे? राइज से कुछ और बोलेंगे आई थिंक, ठीक है। बट इसको तो शेल्फ को तो वही महादेशीय निधाय और कॉन्टिनेंटल स्लोप को महादेशीय ढलान बोलेंगे। अब ये है क्या? तो जैसे ही कोस्ट से आप आगे बढ़ेंगे तो हल्का सा आपको रफली 0.1 डिग्री का, 0.1 डिग्री का आपको ढलान देखने को मिलेगा, ठीक है। आपको डेप्थ देखने को मिलेगी, और इसकी डेप्थ कितनी होगी? डेप्थ रफली इसकी आप ऐसे मान लो 100 से 200 मीटर, ज़्यादा गहरा नहीं, सिर्फ 100 से 200 मीटर की डेप्थ में आपको ये मिलेगा। इसको कॉन्टिनेंटल शेल्फ बोलते हैं, ठीक। रिवर्स लोग जो आती हैं, जैसे ये हमारी इंडिया का मैप है, हम लोग इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ेंगे, ये जो नदियाँ आती हैं ना, तो ये क्या लाती हैं? ये अवसाद लाती हैं, सेडिमेंट लाती हैं। जैसे कि जो भी इनके रास्ते में आएगा, जो भी हम फूल वगैरह फेंकते रहते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं रिवर में, तो जैसे गंगा और ये ब्रह्मपुत्र, इंडस जैसी रिवर, तो कितना सारा कुछ सेडिमेंट लोड लेके आती होंगी और यहाँ पर डिपॉजिट कर देती हैं। तो वही चीज़ है ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ, यानी कि यहाँ पे हाई अमाउंट ऑफ फॉसिल्स देखने को मिलेगा हमें, हाई अमाउंट ऑफ फॉसिल, यानी कि बहुत ज़्यादा जीवाश्म देखने को मिलेगा। और ये जो जीवाश्म धीरे धीरे क्या होता है? मिनरल में तब्दील हो जाता है। तभी तुमने देखा होगा यहाँ पे मुंबई हाई, जहाँ से तेल निकाला जाता है, यहाँ पे डिगबोई असम में, ये सब क्या है? यहाँ से कैसे तेल निकल रहा है भाई? कैसे निकल रहा है? बिकॉज ये कॉन्टिनेंटल शेल्फ जो है, यहाँ पे फॉसिल्स जो है, जीवाश्म काफ़ी डीप में दबा हुआ है, काफ़ी प्रेशर में, तो वो एक मिनरल बन गया है अभी। जैसे कोल भी हमारा ऐसे ही फॉसिल से ही बनता है, कोल जो होता है फॉसिल से ही बनता है, लेकिन बहुत टाइम लगता है बनने में। तो इसीलिए बोला जा रहा है कि भाई हमें रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी की तरफ शिफ्ट करना है, बिकॉज जिस रेट से कोल हो गया या फिर ये सब हमारे बन रहे हैं वो बहुत कम है, क्योंकि मिलियंस या फिर लैक्स ऑफ ईयर्स लगते हैं ये सब कोल वगैरह बनने में, ठीक है। हो सकता है जो आज हम कोल यूज़ कर रहे हैं वो आज से 15-20 हज़ार लाखों साल पहले बना होगा वो, या फिर बनना स्टार्ट हुआ होगा जीवाश्म से, ठीक है। तो इसके बाद जो हमारा, अभी ये मेजर रिलीफ फीचर पढ़ रहे हैं, अभी माइनर में नहीं है, मैंने दो कैटेगरी डिवाइड किया, तो मेजर माइनर, इसको छोड़ भूल जाओ। अभी कॉन्टिनेंटल शेल्फ हो गया, फिर हल्का सा ढलान होगा यहाँ पे, उसको बोलेंगे कॉन्टिनेंटल स्लोप,
स्लोप मतलब ढलान है, ठीक है। तो इसके बाद शुरू होता है शेल्फ के बाद स्लोप। ऑर्डर में लगाने के लिए आपसे पूछ सकता है। इसका अगर मैं बात करूँ लगभग 600 फीट से लेकर 12,000 फीट तक गहरा होता है, लेकिन उतना पूछेगा नहीं। और ध्यान रखना इसमें डिक्लाइन का डिग्री कितना होता है, 0.1 डिग्री समथिंग होता है, 0.1 से लेकर 1 डिग्री तक का इसका डिक्लाइन होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ का, ठीक है। सबसे बड़ी वाइड कॉन्टिनेंटल शेल्फ हमको साइबेरिया में देखने को मिलती है, ठीक है, साइबेरिया में, ठीक है। वाइडेस्ट अगर मैं कॉन्टिनेंटल शेल्फ की बात करूँ तो ये साइबेरिया में देखने को मिलती है। इससे भी क्वेश्चन आए हैं, मैं फर्जी में नहीं पढ़ा रहा हूँ यहाँ पे। ये स्लोप हो गया, देन राइज करेगा। अब यहाँ पे आ जाओ, ये तट था, कोस्ट था, कोस्ट से डायरेक्टली जो अटैच है, जैसे कि तुम्हारा मन है कि चलो भाई ओशन की तरफ बढ़ते हैं, तट तुम्हारा खत्म हो गया, कोस्ट खत्म हो गया। अब जो तुम चल रहे हो ना वो कॉन्टिनेंटल स्लोप है। जैसे तुमने यहाँ पे पैर रखा तुम गिर गए सीधे, स्लोप है क्योंकि बहुत ज़्यादा ढलान है, तो कॉन्टिनेंटल स्लोप हो गया ये, ठीक है। देन यहाँ पे तुम्हें राइज देखने को मिल रहा, राइज देखने को मिल रहा स्लोप से थोड़ा सा, इसको बोलते हैं कॉन्टिनेंटल राइज, ठीक। अब तुम आ जाओगे खुले मैदान में अंदर, इसको बोलते हैं एबिसल प्लेन, एबिसल प्लेन, इसको है सागरीय मैदान में आ गए हो। और मैदान में जो तुमको देखने को मिल रहे हैं गयोट और वोल्केनिक आइलैंड, जिनको सी माउंट बोलते हैं, सी माउंट हो गया, गयोट हो गए, ये है माइनर रिलीफ फीचर्स। तो मेजर में अगर बात करूं तो कॉन्टिनेंटल शेल्फ, कॉन्टिनेंटल स्लोप, कॉन्टिनेंटल राइज, एबिसल प्लेन्स, ये क्या हो गए, ये हमारे मेजर रिलीफ फीचर्स हो गए। इसी ऑर्डर में याद रखना आपको, ठीक है। माइनर की अगर बात करें तो ये जैसे कि वोल्केनिक आर्क है, तो ऐसे माउंटेन बन जाएगा, वोल्केनो अंदर से निकलेगा, तो हमने देखा था वोल्केनिक माउंटेन बन जाएगा, ठीक है। तो उसको बोल देते हैं सी माउंट, जो समुद्र के अंदर माउंटेन है उसको सी माउंट बोल देते हैं। अब ये सी माउंट का क्या निकला हुआ है, जैसे ये सी माउंट है, ठीक है, इसमें वेव्स चलेंगी, इसमें क्या होंगी, ओशन वेव्स चलेंगी, तो इसका टॉप जो है ना वो फ्लैट हो जाएगा इस तरह से, ऐसे ऐसे करके, ऐसे नहीं हो गया, फ्लैट नहीं हो गया ये, क्यों, क्योंकि वेव्स चली ना, तो इसको जो ट्रायंगुलर शेप था उसको बिगाड़ दिया उन्होंने, इसका ऊपर का काट दिया, फ्लैट हो गया, तो ग्योट बन गया। ग्योट इज नथिंग बट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ग्योट, ग्योट क्या होता है, फ्लैट, फ्लैट हो गया तो ग्योट बन गया। ग्योट इज नथिंग बट, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, ग्योट, ग्योट क्या होता है, फ्लैट टॉप्ड सी माउंट, यानी कि वो सी माउंट जिसका फ्लैट टॉप है, मतलब जो टॉप है वो फ्लैट है, चपटा हुआ है, ठीक है। सी माउंट और ग्योट बस ध्यान रखना है, क्लियर। मिड ओशनिक रिज, ये भी एक मेजर रिलीफ फीचर होगा, वो हम देख चुके हैं, ठीक है। मिड ओशनिक रिज, ठीक है, ये चीज़ क्लियर। अब ये क्या है, बस आखिरी है हमारा, ये है कोरल्स। कोरल्स क्या होते हैं, कोरल्स होते हैं, इनको कोरल रीफ बोलते हैं, प्रवाल भित्ति बोलते हैं हिंदी में, ठीक है। ये हमें समुद्र के अंदर यहीं पे देखने को मिलते हैं, समुद्र के अंदर ही, इनको हम क्या बोलते हैं, कोरल रीफ्स बोलते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि कोरल रीफ्स होते क्या हैं। तो कोरल रीफ्स जो है ना, पहले यहीं पे समझ लो, अच्छा, ठीक है। कोरल रीफ होते क्या है, कोरल रीफ की अगर बात करें तो ये दो लोग होते हैं, दो लोग होते हैं, कोरल और रीफ ना, ये दो लोग होते हैं, कोरल्स और जूजैंथले एल्गे, ठीक है, जूजैंथले एल्गे। ये जो एल्गे होते हैं डिग्नोफ्लेट्स होते हैं, क्या होते हैं, डिग्नोफ्लेट्स। ये डिग्नोफ्लेट्स, फ्लैगलेट्स क्या होते हैं, डिग्नोफ्लैगलेट्स। डिग्नोफ्लैगलेट्स का मतलब होता है कलर्ड, कलर्ड जो एल्गे होते हैं, ठीक है, मतलब देख रहे हो कितने कलरफुल हैं, ये येलो, ये ब्लू, ठीक है, ब्राउन, ये सब, ठीक है। तो इनको बोलते हैं जूजैंथले एल्गे, जो होते हैं ना वो कोरल्स के अंदर रहते हैं। तो कोरल और जूजैंथले एल्गे आपस में दोस्ती कर लेते हैं, क्यों, ये जो ऊपर से रोशनी आती दिख रही है, सनशाइन है, ये जो सनशाइन है इसका यूज करके एल्गे जो हैं, ये जो एल्गे हैं ये खाना बनाएंगे, ऑक्सीजन रिलीज करेंगे। खाना बनता है, प्लांट ऑटोट्रॉफ्स होते हैं, इतना सबको पता होगा, CO2 लेते हैं, O2 रिलीज करते हैं, O2 रिलीज करेंगे, कोरल सांस लेंगे, कैसे, राहत की सांस लेंगे कोरल ठीक है। तो आप लोग भी डीप ब्रीथ कर लीजिए, ठीक है, तो आप भी राहत की सांस ले लीजिए। तो कोरल्स को जो है एक तो ऑक्सीजन मिलेगी, दूसरा इनको खाना मिलेगा, और कोरल्स इनको छत प्रोवाइड करेंगे रहने के लिए। ये हमेशा कॉलोनी में रहते हैं, आप देखो, कॉलोनी मतलब एक साथ रहते हैं, क्योंकि अगर अलग रहेंगे वेव्स आएगी, इनका नामो निशान नहीं मिलेगा। एंड क्योंकि कॉलोनी में रहते हैं तो दे आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर इकोसिस्टम। रीजन, जो साइक्लोन्स वगैरह आते हैं ना, या फिर सुनामी की वजह से जो वेव्स आती हैं, चाहे साइक्लोन की वजह से वेव्स आ रही हो, चाहे सुनामी की वजह से वेव्स आ रही हो, चाहे टाइडल वेव्स आ रही हो,
मेनली तो टाइडल वेव उतनी डिस्ट्रक्टिव नहीं होती, साइक्लोन और सुनामी की बहुत ज़्यादा होती हैं। ठीक है, सुनामी क्या होता है हमने पिछले लेक्चर में देखा था। तो उनके लिए ये एक नेचुरल बैरियर के तौर पे एक्ट करती हैं उन वेव्स के लिए ये। ठीक, बात ये आती है कि इनके कंडीशन, फेवरेबल कंडीशंस क्या इनके फॉर्मेशन की। पहली बात तो ये है, इनको सॉल्ट वाटर से प्यार है, फ्रेश वाटर से नफरत है। फ्रेश वाटर मतलब नदियों के पानी जिसमें सॉल्ट कंटेंट नहीं है, उससे नफरत है इनको। जैसे फ्रेश वाटर से नफरत है, सॉल्ट वाटर से इनको प्यार है। तभी तुमको बिल्कुल कोस्ट में नहीं देखने को मिलेंगे, यहाँ नहीं देखने को मिलेंगी। मैंने पहले ही बताया था कि इस तरह से जो राम सेतु है, इस पर काफ़ी लोग क्वेश्चन करते रहते हैं कि राम सेतु रियल है कि नहीं है, फेक है, ये वो सब। तो बीजेपी के जो एमपी हैं सुब्रमण्यम स्वामी, उन्होंने ये चीज़ को प्रूव किया था कि किस तरह से ये कोरल्स हैं, एंड कोरल्स कभी भी कोस्ट में यहाँ पे नहीं हो सकते हैं, यानी कि इनको मैनुअली आर्टिफिशियल तौर से किसी ने यहाँ पे लाके रखा है। ठीक, तो ये चीज़ है। दूसरा, पहला तो सॉल्ट वाटर हो गया कि सॉल्ट वाटर चाहिए। दूसरा, इनको क्लियर वाटर चाहिए। और कोई गेस करेगा क्लियर वाटर क्यों चाहिए? क्लियर वाटर इनको क्यों चाहिए होगा? सो दैट मडी वाटर नहीं, ध्यान रखना, अगर मडी वाटर लिख दे गलत, क्लियर वाटर चाहिए इसलिए बिकॉज अगर मडी वाटर होगा तो ये सनशाइन आ नहीं पाएगी, सनशाइन आ नहीं पाएगी तो एल्गे खाना कहाँ से बनाएंगे अपना, तो क्लियर वाटर चाहिए। तीसरा, ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए, ना ज़्यादा ना कम। ऑप्टिमम टेम्परेचर कितना होता है? 23 से लेकर 25 डिग्री सेल्सियस तक रफली। तो सॉल्ट वाटर चाहिए, क्लियर वाटर चाहिए, एंड ऑप्टिमम टेम्परेचर की इनको नीड होती है। तो ये बहुत ज़्यादा गहरे में भी नहीं पाए जाएंगे, वहाँ तक पाए जाएंगे जहाँ तक सनशाइन क्लियरली आ रही है इनके पास। क्लियर हो गया? और एक ग्रेट बैरियर रीफ है। ठीक है, कोरल्स के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, जो कोरल भित्ति होती है उसके। ठीक है, तो उसका एक बैरियर होता है, एक फॉर्म ग्रेट बैरियर रीफ, वो हमें ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलेगी। आप अगर कभी टर्म सुनो कोरल ब्लीचिंग, तो कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है, कोरल ब्लीचिंग का मतलब होता है कोरल की ब्लीचिंग होना। अभी इनकी ब्लीचिंग कैसे हो सकती है? जब ओशन का हमारा जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा। कैसे बढ़ेगा? बिकॉज CO2 का इंटेक इनमें बढ़ जाएगा। CO2 एब्जॉर्ब करने की पावर में ज़्यादा होती है, तो इनका टेम्परेचर बढ़ेगा। जब टेम्परेचर इनका बढ़ेगा तो इनको जो ऑप्टिमम टेम्परेचर चाहिए उससे ज़्यादा टेम्परेचर हो जाएगा, तो इनकी ब्लीचिंग हो जाएगी, ख़राब हो जाएंगे, ये इनको नुकसान पहुँचेगा, जो कि हम पहुँचने देना नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि अभी पता है इकोसिस्टम का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं कोरल ब्लीचिंग। ये क्या है? ये अटोल है। अटोल क्या होते हैं? माइनर रिलीफ फीचर होते हैं ओशन के। होता क्या है, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई माउंटेन है, सी माउंट है, ठीक है, इसके अराउंड क्या होते हैं? कोरल डिपॉजिट। इनको कुछ सपोर्ट चाहिए डेवलप होने के लिए, इनको कोई सपोर्ट चाहिए। ठीक है, तो ये सपोर्ट इन्होंने ले लिया यहाँ से, इन्होंने यहाँ से सपोर्ट ले लिया इसके किनारे किनारे वो हो गए। अब ये भाई साहब या तो वेव्स की वजह से वेव्स की वजह से इनका ऊपर का समाप्त हो गया, या डूब गए किसी कारणवश, तो बचेगा क्या? इस तरह का स्ट्रक्चर बचेगा गोल गोल। ठीक है, जैसे कि पता नहीं क्यों अजीब सा एग्जांपल आ रहा दिमाग में कि जैसे नहीं हम लोग साइकिल जैसे जब चलाना सीखते हैं, तो साइकिल चलाना सब लोग ऑलमोस्ट ऐसे सीखते हैं कि भाई पीछे से मतलब जैसे कि कोई भी जो आपको सिखा रहा है तो बोल रहा है कि हाँ ठीक है हम पकड़े हुए हैं, तो हम बस हमें पता हुआ हाँ कि पकड़े हुए हम चलाते जाते हैं ना। तो वैसे ही समझ लो कि लोगों को भी लग रहा है कि हाँ अभी तो माउंटेन है, लेकिन माउंटेन जा चुका है। और ये जो स्ट्रक्चर बना ये है अटोल, इसको अटोल बोलते हैं। ख़त्म हो गया लेक्चर आपका। ठीक है, किसी कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, देन हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चंस। ग्लोबल वार्मिंग किससे होती है, ये भी क्वेश्चन था। किस में? CSIR में। तो ये तो अभी किया था ना हम लोगों ने, एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी का लेक्चर, इसलिए तो डाले थे पूरा, उसमें समझाया कि ग्लोबल वार्मिंग कैसे होती है। ठीक है, ग्लोबल वार्मिंग का मतलब होता है हमारे टेम्परेचर, जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो रेज हो जाना। वो रेज क्यों होता है? बिकॉज हमारी जो गैसेज होती हैं, जो ग्रीन हाउस गैसेज होती हैं, वो ज़्यादा बढ़ जाती हैं। जैसे कि वाटर वेपर, वो तो ठीक है जितना है, लेकिन CO2 बहुत बढ़ा रहे हैं हम अपने एटमॉस्फेयर में। ठीक है, वो हम एटमॉस्फेयर चैप्टर में हमें समझ में आएगा। तो CO2 एक ग्रीन हाउस गैस है जो हीट को ट्रैप कर लेती है, तो वो ग्लोबल वार्मिंग कॉज करती है। ग्लोबल वार्मिंग गलत बात नहीं है, ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगा तो हम एग्जिस्ट कर नहीं सकते, हम रह नहीं सकते हैं। एंटार्क्टिका की तरह बर्फ़ जम जाएगी यहाँ पे, लेकिन CO2 हम इतनी ज़्यादा डाल रहे हैं एटमॉस्फेयर में कि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा है, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं। ओशन का वाटर का टेम्परेचर रेज हो रहा है, जैसे कोरल ब्लीचिंग जैसे हमें फिनोमिना देखने को मिल रहे हैं। कोरल इतना छोटा सा नहीं होता, ये तुम्हें इतना, ये क्या पिक्चर में बस दिख रहा है क्या? पिक्चर में बस दिख रहा है। बहुत कॉलोनी की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं ये। ठीक है, और इनको हम पॉलिप्स के नाम से भी जानते हैं, ध्यान रखना। पॉलिप्स, कोरल पॉलिप्स भी बोलते हैं। SSC JEE में आए हैं क्वेश्चन इससे। अच्छा राहुल, तभी आप कर पाएंगे क्वेश्चंस को।
अब इसमें कौन सा डबल मीनिंग और ट्रिपल मीनिंग आ गया? कहाँ तुमको खुद का दिमाग सही कर लो। मैंने कुछ डबल मीनिंग और ट्रिपल मीनिंग नहीं बोला यहाँ पे। क्योंकि वो वहाँ पे कोई रिवर नहीं है, ठीक है। वहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में अगर बात करें, डार्लिंग और मुर्रे 2 रिवर है मेन, और वो कहाँ गया वो? डार्लिंग और मुर्रे रिवर है, और यहाँ पे हैं, ठीक है। ज़्यादा यहाँ पे उतनी ज़्यादा रिवर्स नहीं है। मिनी कोय एंड लक्षद्वीप किससे बने हैं? वो भी आपके कोरल से ही बने हैं ज़्यादातर, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे वो मैं बताऊंगा, जैसे कि हमारा अंडमान निकोबार ग्रुप ऑफ आइलैंड ना, ये हमारे हिमालय का एक्सटेंशन है। अराकान योमा म्यांमार में है, हिमालय का एक्सटेंशन, उसी का एक्सटेंशन है अंडमान एंड निकोबार। लक्षद्वीप मेनली कोरल से बने हुए हैं। ऐसा नहीं कि अंडमान निकोबार में कुछ कोरल से कुछ बना ही नहीं हुआ है, बट मेनली हमारे जो लक्षद्वीप है वो कोरल रीफ से बने हुए हैं। क्वार्ट्ज एंड इग्नियस रिलेशन। क्वार्ट्ज एक मिनरल है जिससे कि ज़्यादातर हमारी इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक बनी हुई है। जनवरी करंट अफेयर का पीडीएफ ऐप में कौन सी सेक्शन में है? ये कोर्सेज सेक्शन में है, ठीक है। और इट इज़ अवेलेबल टू डाउनलोड। और कल क्विज़ होगी जिन लोगों ने, जो लोग हैं उसमें कोर्स, मतलब ये करंट अफेयर वाले कोर्स में, ठीक है। उसमें जिन लोगों को नहीं पता, मतलब 6 महीने का सब्सक्रिप्शन है 200 में। जो लोग बैच में हैं इस वाले बैच में, तो एसएससी कोड का यूज़ करेंगे तो आई थिंक 130 समथिंग का ऐसा कुछ पड़ जाएगा, और उससे कम देख लेना, ठीक है। सर इन iPad there is an option of giving quizzes and there are a lot of problems. आदिल फैज़ आप एक काम कर सकते हो, अभी मैं नंबर दूंगा लास्ट में इस वीडियो के, आपको आई होप पता होगा, मैं रोज़ देता हूँ, तो उसमें आप वीडियो बना के भेज सकते हो क्या? एक बार भेज देना वीडियो बना के। सरगैसो सी बॉर्डरलेस है तो इंटेंडेड कैसे हुआ? रैंडोंड्रन में इंटेंडेड अटलांटिक ओशन की बात करूँ, सरगैसो सी की नहीं। सरगैसो सी इज़ अ पार्ट ऑफ अटलांटिक ओशन। अटलांटिक ओशन इंटेंडेड है, वो सरगैसो उसका पार्ट है बस एक। क्लियर? सर शैलो सबसे आर्कटिक है, सबसे गहरा आपका पैसिफिक, और सबसे कम गहरा आर्कटिक है। सर जी केमिस्ट्री पीडीएफ प्रोवाइड। केमिस्ट्री पीडीएफ प्रोवाइड? इतना शॉर्ट में? छोटा है, दिख नहीं रहा है, थोड़ा जूम कर लो यार अगर हो तो पॉसिबल। 99 दिखा रहा है उसमें? 99 नहीं दिखाएगा यार, ना 60 दिखा रहा होगा। 60 मंथ का, एक मंथ का है, और 6 मंथ का है 200। और जो लोग बैच में हैं तो लोग एसएससी कोड को यूज़ करिएगा, या रफली हाफ हो जाएगा आपका, रफली हाफ। चलिए स्टार्ट करते हैं, अभी आपको डाउट्स खत्म हो गए तो सेलेक्ट दी फॉल्स स्टेटमेंट। यहाँ पे आपको फॉल्स स्टेटमेंट, बैकाल रॉक्स हमने नहीं पढ़ा, बैकाल रॉक्स के बारे में तो रुक जाओ, ठीक है। लेकिन लोड नहीं लेना कि पता नहीं। लेकिन ये चीज़ अपने दिमाग में, बैक ऑफ द माइंड में रख लेना कि फॉल्स स्टेटमेंट पूछा अपन से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। द सेडिमेंट्री रॉक्स आर फॉर्म बाय द डिपोजिशन एंड सब्सिक्वेंट सीमेंटेशन ऑफ दैट मटेरियल विद इन बॉडीज ऑफ वाटर एंड द एट द सरफेस। ये पढ़ा हम लोगों ने, सेडिमेंट्री रॉक्स डिपोजिशन और सीमेंटेशन